students, so in this video we'll discuss chapter number 9, Ashok the emperor who gave up war. So student, in the earlier chapter we have studied that how the Raja of community or Jan transformed into Raja of Mahajanpat. हम लोगों ने देखा था कैसे एक कम्युनिटी छोटे जन का जो राजा था वो महाजनपद के राजा में ट्रांसफॉर्म हो गया. Then gradually Mahajanpat converted or became kingdom. Mahajanpat kingdom बन गए. So in this chapter student will discuss about the transformation from kingdom to empire. Now we shall study how the kingdom developed and emerged as an empire. Kingdom कैसे develop हो क्या emerge हुई as an empire. The first empire we shall also study about Ashok, the great emperor who gave up war. हम ये भी डिस्कस करेंगे अशोक की लाइफ कैसे थी, प्लस उन्होंने वॉर क्यों गिव अप किया, क्यों छोड़ दिया. ठीक है. सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी स्टार्ट विथ एम्पायर. एन एम्पायर मीन्स वेरी बिग किंगडम. एम्पायर क्या है बच्चा? बहुत बड़ी किंगडम है. इट्स एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स का ग्रुप है, विच वॉज रूल्ड बाय अ सिंगल मोनार्क. बच्चा, एम्पायर बहुत बड़ी किंगडम है, एक्सटेंसिव ग्रुप है स्टेट्स का, जिसका रूलर एक सिंगल मोनार्क होगा. ठीक है, या रहा होगा. ठीक है. एम्पायर्स आर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम इन फॉलोइंग वे. अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे एम्पायर में और किंगडम में. सिंस एम्पायर्स आर लार्जर दैन किंगडम, क्योंकि एम्पायर किंगडम से बड़ी होती हैं, दैट इज वाई एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन द किंग. बच्चा देखो, किंगडम्स छोटे होते हैं, एम्पायर बड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एम्परर्स को रिसोर्सेज ज़्यादा नीडेड होंगे, ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे. ठीक है. सिंस एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम, एम्पायर्स किंगडम से बहुत बड़े हैं, इसीलिए जो एम्परर्स होंगे उनको रिसोर्सेस ज़्यादा लगेंगे एज कम्पेयर टू अ किंग. ठीक है. फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड इज ऑफ आर्मी. एम्परर्स नीड बिग आर्मीज टू प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज देन द किंगडम. किंगडम का एरिया छोटा होता है, तो थोड़ी आर्मी से भी काम चल जाएगा. एक किंगडम बहुत बड़ी होती है बच्चा, तो उसको अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लार्ज आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड डिफरेंसेस ऑफ आर्मीज. थर्ड, एम्परर नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द वास्ट एम्पायर. जितना बड़ा आपका एम्पायर होगा उतने ज़्यादा आपको ऑफिशियल्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर कलेक्टिंग टैक्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड टिल 3 differences. Now what is dynasty? It's an important question बच्चा. When member of the same family became rulers one after another. बच्चा, जब एक ही फैमिली के मेंबर्स एक के बाद एक रूलर बनते जाएं तो फैमिली को हम बोलेंगे बच्चा डायनेस्टी. ठीक हुई बात. When member of same family become ruler one after the another, एक के बाद एक ही फैमिली के लोग रूलर्स बनते जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? डायनेस्टी. फॉर एग्जाम्पल मौर्यन डायनेस्टी, पहले आई चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार एंड देन अशोक. ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चा? एक डायनेस्टी. This is because Chandragupta Maurya, his son Bindusar and Bindusar's son Ashok became 3 important Mauryan rulers of Magad. Magad के rulers थे, Mauryan dynasty को belong करते थे. The first empire, the Mauryan Empire. We have read in 7th chapter that about 2500 years ago, Magad became the most important Mahajanpad. Students, in the 7th chapter we have discussed that before 2500 years ago, Magad became the most important Mahajanpad. Chapter 7 में हम लोगों ने इस बात को अच्छे से पढ़ा है कि कैसे मगध बहुत ज़्यादा important और powerful बन गया. कब बन गया बच्चा? Before 2500 years ago. It had many powerful rulers. उसके जितने भी rulers थे वो बहुत सारे rulers थे, बहुत पावरफुल रूलर्स थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु एज वेल एज महापद्मानंद ऑफ नंद डायनेस्टी. तो अगर हम मगध के रूलर्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत पावरफुल रूलर्स हुए, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, जो कि नंद डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. सो स्टूडेंट, दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मौर्यन एम्पायर, इंपॉर्टेंट सिटीज एंड द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस वर फाउंड. सो स्टूडेंट्स, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो थोड़ा सा ध्यान रखो, वो ये है कि जो मौर्यन एम्पायर था उसमें करंट डे का इंडिया, करंट डे का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों ही इंक्लूडेड थे. ठीक है, तो सोचो आज जहाँ 3 कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक ही एम्पायर हुआ करता था, मौर्यन एम्पायर. सिटीज़ आप एक बार बहुत अच्छे से देख लें कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो मौर्यन एम्पायर की हैं. ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तक्षशिला फ्रॉम पाकिस्तान, खांदार फ्रॉम अफगानिस्तान और वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया. कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए.
फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BC। कब बचा? बिफोर क्राइस्ट, 321 ईयर अगो। ठीक है, क्राइस्ट को हम जीरो, बेस ईयर जीरो को मानते हैं क्राइस्ट, और क्राइस्ट के भी पहले, कितना पहले? 321 ईयर अगो कौन आया बचा? चंद्रगुप्त मौर्य। डिफीटेड लास्ट नंद किंग जो था उसको डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका नाम था धनानंद, और मगध का थ्रोन सीज कर लिया, मगध का थ्रोन ले लिया। मगध पर उस टाइम रूल चल रहा था धनानंद का, जो कि नंद डायनेस्टी का बिलोंग करता था। उसको डिफीट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और पावर और थ्रोन अपने पास ले लिया। ही देन टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फिर वो एक बार मगध जीतने के बाद पंजाब, वेस्टर्न एंड नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया में गया। आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ, जब अलेक्जेंडर की डेथ हो चुकी थी, हिज जनरल बिगेन टू फाइट अमंग देमसेल्फ। तो उसके जितने भी जनरल्स थे वो अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए आपस में फाइट करने लगे। ठीक है, फॉर द कंट्रोल ऑफ द वास्ट एम्पायर, जितना बड़ा जो अलेक्जेंडर एम्पायर छोड़ के गया था उसकी कंट्रोल के लिए आपस में ये जनरल्स लड़ने लग गए। सेल्यूकस निकेटर, वन ऑफ द अलेक्जेंडर जनरल, बिकेम द रूलर ऑफ एरिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम एशिया माइनर टू द इंडस। एशिया माइनर से लेके इंडस रिवर तक का जो एरिया था उसके जो जनरल थे वो थे कौन? सेल्यूकस निकेटर। और ये भी कौन थे? अलेक्जेंडर के जनरल थे। ठीक है, इन 305, कब बचा? इन 305 BC चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस। 305 में क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने डिफीट किया, किसको डिफीट किया? सेल्यूकस को, एंड फ्रीड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया फ्रॉम ग्रीक कंट्रोल। बता, जो अलेक्जेंडर था वो ग्रीक से आया था, है ना? तो ग्रीक से आया था, तो ग्रीक लोगों का जो कंट्रोल था, अलेक्जेंडर था मैसिडोनिया कहाँ पर है? ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीक के कंट्रोल से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को फ्री किसने कराया बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट किया? सेल्यूकस को डिफीट किया। ठीक है, सेल्यूकस हैड टू गिव ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एरियाज वेस्ट टू इंडस टू चंद्रगुप्त मौर्य। अब सेल्यूकस क्योंकि हार गए थे तो उनको क्या क्या देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को? अफगानिस्तान देना पड़ा, बलूचिस्तान देना पड़ा, और इंडस के वेस्ट में जो एरिया था वो भी किसका हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य को हो गया। एक काम और किया, किसने किया? सेल्यूकस ने। ही ऑल्सो मैरिड हिज डॉटर हेलन टू चंद्रगुप्त। ठीक है, क्या किया उसने बच्चा? सेल्यूकस ने अपनी जो डॉटर थी उसकी शादी किसके साथ करवाई? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराई। अब देखो, बात यह है कि सेल्यूकस तो हार गया था बेटा, तो उसकी इच्छा तो चंद्रगुप्त के ऊपर चली नहीं होगी। कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त भी इंटरेस्टेड थे हेलेना से मैरिज करने में, तो उन्होंने मैरिज की, और हेलेना की मैरिज की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उन्होंने अपने एक एम्बेसडर मेगिस्थनीस को भी भेजा चंद्रगुप्त की कोर्ट में। तो मेगिस्थनीस एम्बेसडर थे, कौन सा एम्बेसडर था? ग्रीक एम्बेसडर थे, किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। इन रिटर्न ही रिसीव 500 वॉर एलिफेंट्स। अब अच्छा, मैरिज की, बलूचिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान अगर किसको दे दिया? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन रिटर्न भी तो सेल्यूकस को कुछ मिला होगा, तो सेल्यूकस को मिला 500 वॉर एलिफेंट्स। ठीक, कोई बात? अगर हम टाइम लाइन में देखें तो देखो बच्चा, ये था जीरो से 321 में क्या हुआ? 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया। फिर जब 305 आया, 305 में उन्होंने क्या किया बच्चा? इतनी दूर नहीं आएगा 305, यहाँ कहीं आ जाएगा। 305 में उन्होंने सेल्यूकस को हरा कर बहुत सारा पार्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। इन दिस वे द मौर्यन एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड, और इस तरीके से मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश हो गई। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, और यहीं से बच्चा इंडियन हिस्ट्री का एक नया पीरियड स्टार्ट होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम लार्जर पार्ट ऑफ कंट्री वॉज पॉलिटिकली यूनिफाइड अंडर मौर्य। इसके पहले भी बच्चा सब कुछ था, पर यह था कि पॉलिटिकल यूनिफाइड नहीं था, अंडर वन रूलर नहीं था। तो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का ये हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये चंद्रगुप्त मौर्य के अकाउंट में जाता है कि उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाइड किया। ठीक है, दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ न्यू पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ से नया इंडियन हिस्ट्री चालू हुई। पहली बार इंडिया का, कंट्री का बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिकली यूनिफाइड हुआ। किसके अंदर में यूनिफाइड हुआ? मौर्य के अंदर में यूनिफाइड हुआ। ठीक है, however the credit of Chandragupta victory is given to able guidance of a wise man named चाणक्य। ठीक है, पर बच्चा ये जो क्रेडिट है चंद्रगुप्त की विक्ट्री का, ये किसको जाता है बच्चा? कौटिल्य।
और चाणक्य, और इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। तीनों एक ही पर्सन के नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन्होंने प्रॉपरली गाइड किया, किसको गाइड किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। तभी चंद्रगुप्त मौर्य इस विक्ट्री को ले पाए। तो अल्टीमेटली विक्ट्री का क्रेडिट किसको जाता है? इस वाइसमैन को, जिसका नाम है चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य हु हैड पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट धनानंद। बच्चे जो चाणक्य और कौटिल्य थे, इनके पर्सनल ग्रज थे अगेंस्ट धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को पर्सनली चाणक्य पसंद नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रॉपर ट्रेनिंग दी और रूलर बना दिया, एम्परर बना दिया। डू यू नो सेक्शन में एक अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। जो चाणक्य है उनका रियल नेम है विष्णुगुप्त। इट इज सेड दैट धनानंद इंसल्टेड हिम। ऐसा कहा जाता है कि धनानंद ने इंसल्ट की। ठीक है, और धनानंद ने एक बार चाणक्य की इंसल्ट की, विष्णुगुप्त की इंसल्ट की, इसीलिए उन्होंने बोला कि वो नंद डायनेस्टी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन्होंने वो सौगंध ले ली, कसम खा ली कि मैं नंद डायनेस्टी को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। चाणक्य वॉज अ टीचर एट तक्षशिला। चाणक्य कौन थे बच्चा? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे जब अलेक्जेंडर इन्वेजन होने वाला था। ठीक है, जब अलेक्जेंडर इन्वेजन हो रहे थे तो चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे। ठीक है, लेटर ही बिकेम द गाइड एंड मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर बन गए, उनको गाइड किया, नंद को ओवरथ्रू कर दिया। ही हैज रिटन डाउन मेनी ऑफ द आइडियाज इन हिज बुक अर्थशास्त्र। उन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र, और उसमें अपने सारे आइडियाज को लिखा है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है बच्चा? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य, और कभी कभी इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। चाणक्य हैज रिटर्न। चाणक्य ने क्या लिखा है बच्चा? रिटर्न अ फेमस बुक ऑन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पे एक बहुत अच्छी बुक लिखी है चाणक्य ने, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इन दिस बुक ही एक्सप्लेन हाउ अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। इस बुक में उन्होंने लिखा है, नाम है अर्थशास्त्र, पर ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र पढ़ के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा है बच्चा, पर ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये पॉलिटी से रिलेट करती है। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट गवर्नमेंट को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य खत्म, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by his son बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य को सक्सीड किया उनके बेटे बिंदुसार ने 297 BC में। He conquered the Deccan area and extended his empire up to कर्नाटका। बिंदुसार के अकाउंट में डेक्कन एरिया जाता है, उन्होंने डेक्कन एरिया को कनकर किया, अपने रूल को, अपने एम्पायर को कर्नाटक तक आगे बढ़ाया। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक। और बिंदुसार के जो सन थे उनका नाम था अशोक, और बिंदुसार सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आएंगे बच्चा अशोक, अशोक द ग्रेट। अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में जाने वाले महान रूलर्स में एक है अशोक। ही असेंडेड द थ्रोन इन 273 BC। इनको थ्रोन कब मिला बच्चा? 273 BC में मिला। ही वॉज फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज डायरेक्टली टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अशोक एक महान रूलर थे हमारे हिस्ट्री के। उन्होंने थ्रोन को असेस किया 273 BC में। वो पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन वर रिटर्न इन प्राकृत लैंग्वेज। वहाँ की उस टाइम की जो कॉमन लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में उन्होंने अपने मैसेजेस को लिखा है, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। Ashok was the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. अशोक अकेले वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे राजा थे जिन्होंने क्या किया? अशोक was the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. एक वॉर को जीतने के बाद अपनी कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया। ऐसे थे हमारे महान अशोक। पर ऐसा क्यों किया? अच्छा स्टूडेंट, ऐसा क्यों किया वो हम बाद में जानेंगे बच्चा। ये है हमारी लॉयन कैपिटल। ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये साइन आज आप कॉमनली कहाँ कहाँ देखते हैं। ठीक है, लॉयन कैपिटल का जो साइन है वो आप लोगों को कॉमनली, सबसे कॉमन कहाँ आप डेली कहाँ पर देख पाते हैं इस साइन को? स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन
स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। बच्चा आज की जो हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही ओरिजिनेट हुई हैं, है ना, ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। लेटर ए को अर्ली ब्राह्मी में ऐसे लिखते हैं, देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, ये हिंदी है जो हम पढ़ते हैं, बंगाली में ऐसे, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे ही। अशोक रूलर ऑफ हिज ओन क्लास। अशोक वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोक मौर्यन डायनेस्टी के बहुत ही ज्यादा फेमस रूलर थे। He was the first ruler who spread his message among people through inscription. ये बच्चा पहला ऐसा रूलर था जिसने अपने मैसेज को थ्रू इंस्क्रिप्शन लोगों तक पहुंचाया। ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज। किस लैंग्वेज थी बच्चा? प्राकृत लैंग्वेज में थी, द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बच्चा किसी भी गवर्नमेंट को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी मैसेज डिलीवर बच्चों को लोगों को कर रहे हो, जो भी आप नोटिस इशू कर रहे हो, वो किस लैंग्वेज में होनी चाहिए जो लोग जाने। तो अशोक ने भी अपने इंस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखवाया बच्चा? प्राकृत, जो उस टाइम के ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज थी। दीज वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। किस प्राकृत लैंग्वेज किस स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है बच्चा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। तो इस तरीके के मैसेज होते हैं। ये है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये क्या है बच्चा? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। द कलिंग वॉर। व्हेन अशोक असेंडेड द थ्रोन, जब अशोक को थ्रोन मिला, व्हेन अशोक असेंडेड द थ्रोन, Kaling was the only kingdom that was not under the control of Mauryans. अच्छा, जब अशोक को थ्रोन असेंड हुआ, जब अशोक ने ताज पहना, तब एक ही किंगडम थी जो मौर्यन डायनेस्टी के अंदर कंट्रोल में या मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में नहीं थी, वो थी कलिंग, जिसको आज हम करंट डे मॉडर्न डे में बोलते हैं उड़ीसा। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। कोस्टल उड़ीसा का एंशिएंट नेम था कलिंग। बहुत ही पावरफुल किंगडम थी। इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया। अगर आप बिहार वाले रीजन में हैं और आपको साउथ इंडिया जाना है, ठीक है, भले वो लैंड रूट हो या सी रूट हो, इसको कंट्रोल करता था कौन? कलिंग। तो इसलिए कलिंग और कोस्टल उड़ीसा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। अगर आपको साउथ ईस्ट एशिया जाना है तो भी आपको उड़ीसा से रास्ता मिल जाएगा। आपको साउथ में जाना है तो भी आपको सीवेज लैंडवेज मिल जाएंगे। कंट्रोल ऑन दिस किंगडम कुड सर्टेनली गिव अशोक अ ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर अशोक उड़ीसा को अपनी टेरिटरी अपने एम्पायर में मिला लेता तो अशोक को बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाता। समझ में आ रही है बात? देखो, जब अशोक को थ्रोन मिला तो कलिंग उसके कंट्रोल में नहीं था। अब उसका बहुत इच्छा थी कि कलिंग को वो कंट्रोल करे। क्यों कंट्रोल करे? क्योंकि कलिंग एक पावरफुल किंगडम है। सी रूट्स वहां से जाते हैं, लैंड रूट्स वहां से है साउथ के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो उसका कंट्रोल इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट्स, ये इमेज है कलिंग वॉर की। सो स्टूडेंट्स, फॉर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द लोकेशन, फॉर गेटिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अशोक अटैक्ड कलिंग। अशोक ने अटैक किया कलिंग पे। कब किया बच्चा? 261 BCE में। ठीक है। अब 261 BC आप ध्यान रखें, आज आप 2022 पर हैं, बैक जाएंगे 0 आएगा और 0 से कितना जाना है? 261। ओके। क्राइस्ट के पहले 261 ईयर पहले अशोक ने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? कलिंग के ऊपर। एक बिटर स्ट्रगल हुआ। About 1.5 lakh people were captured. 1.5 lakh, लगभग 1.5 लाख पीपल कैप्चर हुए। More than 1 lakh people killed हो गए। Ashokan Empire now spread from Himalaya in the north to Mysore in the south and from Brahmaputra in the east to Hindu Kush in the north west. अब देखो, अशोक एम्पायर की बात हो रही है कि अशोक ने कलिंग को जब जीत लिया, कलिंग डिफीट के बाद अशोक का जो एम्पायर था वो हिमालय नॉर्थ में, हिमालय से मैसूर साउथ तक हो गया, नॉर्थन हिमालय से मैसूर तक। ठीक है। फिर ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से स्टार्ट होके हिंदू कुश नॉर्थ वेस्ट में खत्म होता था। हिंदू कुश माउंटेन इंडिया में नहीं है बच्चा, ध्यान रखना। ठीक है। तो इतना बड़ा एम्पायर बना लिया। किसने बना लिया? अशोक ने बना लिया। बट स्टूडेंट, अशोक ने जो डिसाइड किया था वो सब उसको मिल भी गया। उसको साउथ के लिए वे मिल गया, साउथ ईस्ट एशिया जाने का रास्ता भी मिल गया, क्योंकि ना उड़ीसा उसके कंट्रोल में। फिर भी उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था कलिंग को। कलिंग विक्ट्री के बाद भी उसे कोई जॉय नहीं था, कोई खुशी नहीं थी। बट अशोक विक्ट्री इन द कलिंग वॉर
did not bring any joy and satisfaction. The great destruction, death, and human suffering, whatever he has seen, the destruction of killing, death, human suffering, everything, by seeing that much bloodshed, sorrow, remorse से फिल हो गया उसका हार्ट, बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। ठीक है, द वॉर फिल्ड हिज हार्ट विद sorrow एंड रिमोर्स। ठीक है, दिल में बहुत ज़्यादा उसके दुख आ गया कि भाई मेरी वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हो गई, इतनी ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग हुई, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। दिस वॉर बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोक लाइफ, और अशोक की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट की तरह आया कलिंग वॉर की विक्ट्री। ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स बट टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपल विद लव। उसने डिसाइड कर लिया कि आने वाले टाइम में मैं, मतलब आगे से मैं कोई भी वॉर नहीं लड़ूंगा, लोगों को जीतूंगा लव के साथ, थ्रू लव। ठीक है, लोगों के दिलों पे मैं रूल करूंगा विद लव। ठीक है, he was influenced with the Buddhist principle of compassion, peace and non-violence। उसको बुद्ध के जो प्रिंसिपल थे कंपैशन के, पीस के, नॉन वायलेंस के, ये प्रिंसिपल उसको पसंद आए। इसका बहुत एक डीप इम्प्रिंट था किसके माइंड पर, अशोक के माइंड पर। ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। फ्रॉम देन ऑनवर्ड ही डिवोटेड हिज लाइफ टू द मॉरल एंड मटेरियल वेलफेयर टू द पीपल। And after he after that he decided to devote his life to the moral and material welfare of the people। लोगों की भलाई में जीवन बिताना है, ऐसे उसने ठान लिया था, समझ लिया था। he adopted the policy of winning people over through धम। धम बच्चा जो संस्कृत का वर्ड होता है धर्म, उसका ही प्राकृत में बोलते हैं धम। तो उसने धम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया कि लोगों को मैं धर्म से जीतूंगा इन प्लेस ऑफ कंकरिंग थ्रू फोर्स। फोर्स से अब मुझे किसी को नहीं जीतना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई ब्लडशेड नहीं करना है। आई वॉन्ट टू विन एवरी वन थ्रू धम। और धम क्या है, संस्कृत वर्ड धर्म को ही प्राकृत में धम में कहते हैं। ठीक है, अशोक धम, अशोक्स धम्म मीनिंग, धम्म इज प्राकृत वर्ड फॉर संस्कृत टर्म धर्म। संस्कृत में जिस वर्ड को हम धर्म बोलते हैं प्राकृत में वही धम्म है। इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। क्या है इसका मतलब बच्चा, रिलीजियस ड्यूटी। इट एम्फसाइजेज ऑन नॉन वायलेंस। धर्म किसकी बात करता है, नॉन वायलेंस, अहिंसा ना हो, चैरिटी, आपको कुछ ना कुछ दान देते रहना चाहिए, मर्सी, ट्रुथ, टॉलरेंस, सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, हमेशा सच बोलना, आपकी लाइफ प्योर होनी चाहिए। इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। आपको कोई भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी गॉड की वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, कोई सेक्रीफाइसेस नहीं होनी चाहिए। अशोक फील दैट लाइक फादर द किंग हैज ऑल्सो अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। अशोक का मानना था जैसे फादर की ड्यूटी होती है अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना, अच्छा एजुकेशन देना, वैसे ही किंग की भी ड्यूटी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट करे, उनके वेलफेयर के लिए सोचे। हिज आइडिया ऑफ धर्म वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज एंड कोड ऑफ कंडक्ट। उसका जो धर्म था वो किस पे बेस करता था बच्चा, ह्यूमन वैल्यूज पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे। इंस्पायर्ड बाय द नोबल टीचिंग ऑफ बुद्ध, और वो किससे इंस्पिरेशन ले रहा था, बुद्ध से। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स। देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स इन द एम्पायर दैट अशोक वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धर्म। बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एम्पायर में जिनको अशोक धर्म के थ्रू सॉल्व करना चाहता था। फर्स्ट प्रॉब्लम थी पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन। ऑब्वियसली बात है बच्चा, इंडिया में शुरू से ही बहुत सारे रिलीजन रहे, तो इस अशोक के एम्पायर में भी बहुत सारे रिलीजन्स थे। दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट, और अदर डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं तो उनके बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब छोटे मोटे डिबेट, डिस्कशन, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पर कभी कभी वाद विवाद हो जाता है ना, मेरा धर्म अच्छा है तुम्हारा नहीं है। सेकेंड प्रॉब्लम थी जो उसको सॉल्व करना था थ्रू धर्म। A large number of animals were sacrificed in Vedic rituals। बच्चा जितने भी वैदिक रिचुअल्स होते थे उसमें बहुत सारे एनिमल्स को सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, बलि दे दी जाती थी। और बलि को और अच्छे से समझना होगा तो आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, तो बाहुबली मूवी में जब वो लोग लाल देव लड़ाई के लिए जाते हैं, बाहुबली जब लड़ाई के लिए जाते हैं तो वो लोग उसको काटते हैं ना, बफेलो को कट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं बच्चा बलि। फिर बाहुबली बोलते हैं कि इस निर्जीव को मैं नहीं काटूंगा, वो अपने ब्लड से ही वो तिलक करते हैं भगवान का, है ना। तो अब समझ में आया होगा ना कि क्या होता है सेक्रीफाइसेस। तो बहुत सारे एनिमल का सेक्रीफाइस दे दिया जाता था वैदिक रिचुअल्स में जो उन्हें पसंद नहीं था।
स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, जितने भी स्लेव्स थे, सर्वेंट्स थे, उनको इल ट्रीटमेंट मिलता था उनके मास्टर्स से, ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। आपको आपके सर्वेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए। देयर वर क्वेरल्स इन फैमिलीज एमंग्स नेबर, कई बार हम हमारी फैमिली में ही लड़ाई कर रहे हैं, कई बार हम हमारे नेबर से लड़ाई कर रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स को अशोक को सॉल्व करना था थ्रू धम्म। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, द मेन प्रिंसिपल ऑफ धम्म वर फॉलोज। फर्स्ट, एवरीवन शुड फॉलो अहिंसा, सबको अहिंसा फॉलो करनी चाहिए। नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उन सबको आप क्या करेंगे, उन सबके साथ नॉन वायलेंट बिहेवियर करेंगे, ठीक है, मतलब अहिंसा के साथ रहेंगे, उनको किसी को भी मारेंगे नहीं। नो एनिमल शुड बी स्लॉटर्ड और सेक्रीफाइस, किसी भी एनिमल को कट नहीं करना है, उसको सेक्रीफाइस नहीं देना है, ठीक है, मतलब आपको वेजिटेरियन भी रहना है और पूजा जो आपके रिचुअल्स हैं उसमें भी सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। पीपल शुड बी जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, आपको आपके स्लेव्स के साथ, सर्वेंट के साथ कैसा रहना है बच्चा, जेंटल रहना है। दे शुड बी ट्रूथफुल, चैरिटेबल एंड काइंड टू ऑल। दे हमें बच्चा ट्रूथफुल रहना है, सही रहना है, चैरिटेबल मतलब हमें कुछ दान देते रहना है, और हमें सोसाइटी में, जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, भले वो हमारा स्लेव हो, हमारे सर्वेंट हो, सबके साथ काइंड बिहेवियर रखना है। पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, हमें हमारे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। पीपल शुड ट्रीट ऑल क्रीचर विद कंपैशन, सारे लोगों को कंपैशन के साथ ट्रीट करना है। कंपैशन मतलब आपके अंदर दया भाव होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए सारे क्रीचर्स के लिए। पीपल शुड गिव गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड मंक्स। अच्छा, वैसे तो अभी तक हम इसको मॉन्क मॉन्क बोलते हैं, कि आपका टीचर भी हो सकता है उसको मॉन्क बोले, पर इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है मंक, ठीक है। पीपल शुड गिव, और मुझे भी अभी ही पता चला है, पता है मैं भी इसको मॉन्क ही बोलती थी, अभी कुछ वीडियो से पता चला है कि ये मॉन्क नहीं मंक्स है। पीपल शुड गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मण्स, हमें ब्राह्मण्स को गिफ्ट देना चाहिए, मंक्स को गिफ्ट देना चाहिए। ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन, हाँ ये सबसे बड़ी बात है, अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारी सोसाइटी में, हमारे वर्ल्ड में रिलीजन को लेके कोई लड़ाई ना हो, जैसे कि पूरी दुनिया में होती रही है, होती चल रही है, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी, ठीक है। हम सबको दूसरे रिलीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, ये बिल्कुल गलत है कि आप अपने धर्म की तारीफ करो, उसको प्रेज करो और दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करो, इट्स वेरी रॉन्ग। वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ अनदर रिलीजन एंड रेस्पेक्ट, हर व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए कि वो दूसरे रिलीजन के मेन आइडिया को समझे, उसको रेस्पेक्ट करे। पीपल शुड लिव इन पीस एंड हारमनी, लोगों को हारमनी और पीस में रहना चाहिए। पीस मतलब शांति से, हारमनी मतलब कॉर्डिनल रिलेशन हो, प्यार भरे रिश्ते हों आपके आपस में, ऐसा नहीं कि आप बस लड़ाई के लिए सोचते रहें। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स एंड सेरेमनीज ऑन ऑक्यूपेशन, चाइल्ड बर्थ, वेडिंग। अच्छा, अभी तक भी हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि जब बेबी बर्थ होता है तब भी हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, वेडिंग में भी बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, पर ये सारी सेरेमनीज अकॉर्डिंग टू अशोक वर्थलेस हैं। क्यों करना है ये सारी सेरेमनी? दे शुड फॉलो धर्म देमसेल्फ एंड स्प्रेड इन इट ऑल डायरेक्शन, उन्होंने खुद भी धर्म को फॉलो किया और ऑल डायरेक्शंस में उसको स्प्रेड भी किया। दिस वुड बी द बेस्ट सेरेमनी एंड वेरी फ्रूटफुल, धर्म फॉलो करो, धर्म को स्प्रेड करो, यही सबसे बड़ी सेरेमनी है और यही फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी। मीन्स टू स्प्रेड धर्म, अब धर्म को स्प्रेड करना था तो किस तरीके से किया? अशोक adopted the following means to spread the message of धर्म। पहला काम उन्होंने किया, ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिन ऑफिशियल्स को हम क्या बोलते हैं, धम्म महात्मास, धर्म महात्मास, धम्म महामात्स, ठीक है, धम्म महामात, वो जो ऑफिशियल्स थे जिनको धर्म को स्प्रेड करने के लिए अपॉइंट किया गया, उनको क्या नाम दिया बेटा? धम्म महामात, धम्म महामात। They went from place to place teaching people about धम्म। ये जो धम्मा महामात से थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और क्या करते थे बच्चा? टीचिंग करते थे, धर्म बताते थे लोगों को कि आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या होती है, आपको किस तरीके से किस सिचुएशन में करना है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, बड़ों को रेस्पेक्ट करना है। धर्म को स्प्रेड किया किसने? धम्म महात्मास ने। ये वो ऑफिशियल्स थे जिसको अपॉइंट किया था अशोक ने। ही गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, उन्होंने अपने जो मैसेज थे उनको इंस्क्राइब करा दिया रॉक्स पे और पिलर्स पे। ऑल्सो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्फ।
बेटा इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी हार्ड सरफेस पे, जैसे कि कॉपर प्लेट पे, आयरन पिलर पे कुछ लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कंपेरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे जो राइटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड, है ना, उसको इंस्क्राइब किया है। तो उन्होंने पिलर्स पे बहुत कुछ इंस्क्राइब करवा दिया, रॉक्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाया, ठीक है, पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाया। ही गॉट इज मच इज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। और साथ साथ ने अपने ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन भी दी कि आपको इनको ओरली बोल के सुनाना है उन लोगों को जो रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Ashok set a personal example by strictly following the principle of Dhamma. Through this, he inspired others to do the same. अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जब तक आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, आप दूसरों को उसको फॉलो करने के लिए नहीं बोल सकते। लोग आपको फॉलो ही नहीं करेंगे जब तक आप खुद किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो अशोक ने धर्म की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज, प्रिंसिपल को फॉलो किया और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट किए। उसने He sent messengers to spread idea about Dhamma and Buddhism to different countries such as Greece, Egypt, Syria, Sri Lanka. उन्होंने अपने बहुत सारे मैसेंजर्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजा धर्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, श्रीलंका। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। He also sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread the message of Buddhism. उन्होंने रोड्स बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए एंड वेल डग किए, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनाए, रोड बनाए। He arranged for medical treatment of both humans and animal. उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया ह्यूमंस को भी और एनिमल्स को भी। स्लेव्स और सर्वेंट्स को बच्चा बहुत सारे लोग इल ट्रीटमेंट देते हैं, और तब नहीं, आज भी हम लोगों ने देखा है कि आज तो स्लेव्स तो खत्म हो गए, पर बच्चा थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी स्लेवरी चल रही है, किसी ना किसी फॉर्म में आज भी स्लेवरी है। आप लोग कभी जब टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो देखते होंगे मेट्रो सिटी में आज भी बहुत सारी लड़कियों को असम, त्रिपुरा, मिजोरम या बांग्लादेश से ला के भेज दिया जाता है फॉर हाउस वर्क। वो दिन भर काम करती है और उसके बदले उनको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो स्लेवरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी ऑन है। सर्वेंट्स का ट्रीटमेंट आज भी प्रॉपर नहीं है। अगर वो कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, नहीं आते हैं, तो हम उनको प्रॉपर पे नहीं करते हैं। देयर वर कंसिडर्ड एज अ थिंग। उन लोग किसकी तरह ट्रीट करते हैं? हम थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। दे कुड नॉट इवन ज्वाइन द संघ विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स। स्लेव्स और सर्वेंट्स संघ को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर। पहले उनको अपने मास्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अनडाउटली द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर वुड हैव इम्प्रूव देयर कंडीशन। पर अब अगर किंग ने ऑर्डर किया है तो उनकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा। इन हिज धर्म अशोक एम्फेसाइज दैट पीपल शुड बी ट्रूथफुल। अपने धर्म में उसने लोगों को रिक्वेस्ट किया आपको ट्रूथफुल होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए, कुछ दान धर्म करते रहना चाहिए, जेंटल रहें स्लेव्स के साथ और सर्वेंट के साथ, उनके साथ भी अच्छा बिहेवियर करें। दे शुड ट्रीट ऑल क्रीचर विद कंपैशन। सारे क्रीचर्स को, भले ही वो चीटी हो, अर्थवर्म हो, या तो आपके पास हॉर्स हो या काउ, ट्रीट ऑल क्रीचर विद कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है बच्चा दया के साथ, करुणा के साथ आपको उनको ट्रीट करना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को। The Mauryan administration. The Mauryan administration was based on the guideline for good governance given on Chanakya and Arthashastra. Before we have discussed Vishnugupta, Chanakya Kautil, the name of same person, has written Arthashastra. In that he talked about the governance style, government system, politics. तो बच्चा जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेसिकली किस आइडिया पे बेस करता था गवर्नेंस की? जो अर्थशास्त्र में लिखा था। The Indiga of Megasthenes and the Erics of Gashok give detailed account of modern administration. अच्छा, अब अर्थशास्त्र पढ़ लो, आप इंडिका पढ़ लो जो मेगास्थनीज ने लिखी है। मेगास्थनीज पता है ना, हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था कौन था? सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। तो मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ लो, चाणक्य की अर्थशास्त्र पढ़ लो, अशोक के एरिक्स पढ़ लो, तो आपको पता चल जाएगा कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। Main features of modern administration. Patliputra. The capital city of Mauryan Empire was Patliputra. Mauryan Empire की कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जिसको आज हम
पटना के नाम से जानते हैं। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। बेटा पाटलिपुत्र के आसपास वाला जितना भी एरिया था खुद पाटलिपुत्र भी एम्परर डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस लैंड हैड द फॉलोइंग फीचर, और किस तरीके से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था। किंग अपॉइंटेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। मतलब किंग अपॉइंट करता था ऑफिशियल्स को जो फार्मर से, हर्डर्स मतलब जिनके पास एनिमल्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन जो कुछ ना कुछ क्राफ्ट करते थे, भले ही कोई साड़ी बना रहा है, कोई पॉट्स बना रहा है, वो सारे होके क्राफ्ट पर्सन, ट्रेडर्स जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग करने वाले होते हैं बच्चा ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन जो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर्डर्स जिनके पास एनिमल होंगे, इन सब के ऊपर टैक्स लगता था और टैक्स कलेक्शन के लिए ऑफिशियल्स अपॉइंट होते थे। ऑफिसर्स कुड पनिश दोज हु डिसओबेड द किंग ऑर्डर। ऑफिसर्स के पास ये परमिशन थी कि वो पनिश कर सके उन लोगों को जो किंग के ऑर्डर को नहीं मान रहे। दीज ऑफिसर्स वर गिवन मंथली सैलरीज, और ये जितने भी ऑफिसर्स होते थे भले वो टैक्स कलेक्शन के लिए हो, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हो, उनको प्रॉपर मंथली सैलरीज मिलती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिसर्स। बच्चा मैसेंजर्स यहाँ वहाँ जाते आते रहते थे। स्पाई भी होता था, स्पाइस मतलब वो हम लोग चुपके से जानकारी निकालते हैं ना, किसी के ऊपर नजर रखते हैं ऑफिशियल्स को वॉच करने के लिए। स्पाई होते थे कि कहीं कोई ऑफिशियली तो कोई करप्शन नहीं कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। The king ultimately supervised all these officials with the help of members of royal family and senior minister. Ultimately जितने भी officials होते थे इसके ऊपर कड़ी नजर होती थी किसकी, किंग की अपनी। वो अपने इस काम के लिए वो अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प लेता था, सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प ले लेता था, ठीक है। अदर प्रोविजंस, अदर प्रोविंसेस में क्या था बच्चा, अभी तो हमने पढ़ा किसको, पाटलिपुत्र को, उनके कैपिटल सिटी को। द वस्ट मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस, और जितना बड़ा ये मौर्यन एम्पायर था इसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र ईच ऑफ दिस वॉज रूल्ड बाय प्रोविंशियल कैपिटल। पाटलिपुत्र को छोड़कर ये सारे के सारे रूल किए जाते थे किससे, प्रोविंशियल कैपिटल के, जो उस प्रोविंस की कैपिटल होती थी उसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करते थे, मैनेज करते थे, रूल करते थे। देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, कुछ कंट्रोल पाटलिपुत्र से होता था। रॉयल प्रिंसेस वर ऑफर सेंटेस गवर्नर। बच्चा देखो देखो पाटलिपुत्र को तो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में था, एम्परर के कंट्रोल में था, पर जो छोटी छोटी दूसरी टेरिटरीज थी उनको प्रोविजनल कैपिटल में बैठने वाला पर्सन उसको हैंडल करता था। अब वो प्रोविजनल कैपिटल में जो पर्सन बैठा हुआ उसके ऊपर भी डायरेक्ट कंट्रोल, कुछ अमाउंट का कंट्रोल किसका था, पाटलिपुत्र से था। वो कैसे था, रॉयल प्रिंसेस को हम बैठा देते थे वहाँ गवर्नर बना के, ठीक है, गवर्नर कौन बनते थे, रॉयल प्रिंसेस। लोकल कस्टम एंड रूल्स वर ऑल्सो फॉलोड, लोकल कस्टम और रूल्स फॉलो किए जाते थे। अदर एरियाज, there are some areas where Mauryans controlled road, river that were important for transport. कुछ एरियाज था मौर्यन का जहाँ जहाँ कंट्रोल था, जैसे रोड्स हो गए, रिवर्स हो गए। इन रिटर्न द एम्परर कलेक्टेड वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल देयर एज अ टैक्स। इन रिटर्न द एम्परर कलेक्टेड वट एवर रिसोर्स वर अवेलेबल देयर एज अ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। बच्चा इसके बदले में रोड अगर आप यूज़ कर रहे हो, रिवर्स का यूज़ कर रहे हो, तो किंग के कंट्रोल में था ये, तो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स और ट्रिब्यूट किंग को देना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फेमस था अपने ब्लैंकेट्स के लिए, साउथ इंडिया फेमस था अपने गोल्ड के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए, तो ये जितने भी रिसोर्सेज थे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट किंग कलेक्ट कर लेता था। फॉरेस्टेड रीजन, द पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। अच्छा इस एरिया में जितने भी लोग थे कैसे थे बच्चा, इंडिपेंडेंट थे। द पीपल लिविंग इन दिस एरिया वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट दे हैव एक्सपेक्टेड टू, पर उन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो किंग को एलिफेंट प्रोवाइड करेंगे, टिम्बर, हनी, वैक्स टू द किंग। समझ में आया बच्चा, वो जो फॉरेस्टेड एरिया था वहाँ पर लोग इंडिपेंडेंट थे, अब वो इंडिपेंडेंट तो थे, फिर भी किंग ऐसे एक्सपेक्ट करता था कि वो हमें एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी, वैक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक कोई बात। अब हम लोग टैक्स पढ़ते हैं। टैक्सेस आर कंपल्सरी एंड रेगुलर पेमेंट्स टू द रूलर। बच्चा पहले थोड़ी ना किंग के पास ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, रेलवेज होती थी, तो उसके रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट होते थे, तो उसके रेवेन्यू का एक ही सोर्स था टैक्स। तो टैक्स कंपलसरी पे करना ही पड़ता था हर व्यक्ति को,
क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पेमेंट होती थी किसकी? रूलर की। वेल ट्रिब्यूट आर गिवन एट विल। देखो टैक्सेस कंपलसरी है, पर ट्रिब्यूट आपकी इच्छा है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। पर टैक्सेस कंपलसरी था। क्यों कंपलसरी था? किंग को भी तो वेलफेयर के काम करने हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इन द मॉडर्न एम्पायर ऑल्सो टैक्सेस वर कलेक्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मॉडर्न एम्पायर में रेगुलर बेसिस पे टैक्स कलेक्ट होते थे। ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। और ट्रिब्यूट जब पॉसिबल होता तब मिल जाता। ठीक है। और ट्रिब्यूट में आपको मनी की जगह बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाते थे, उस पर्टिकुलर एरिया की स्पेशलिटी मिल जाती थी। ठीक है। पर ये विलिंगली होता था, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता था। लाइफ ऑफ पीपल इन द मॉडर्न पीरियड। पीपल लिव्ड इन विलेजेस, टाउन्स एंड फॉरेस्ट। लोग गांव में भी रहते थे, टाउन्स में भी रहते थे, विलेजेस में भी रहते थे, टाउन्स में भी रहते थे, और फॉरेस्ट जंगलों में भी रहते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सबकी अपनी अपनी अलग लैंग्वेज थी, डिफरेंट फूड हैबिट्स थी, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स थे। विलेजेस, मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर। ऑब्वियसली बात है बच्चा, आज भी अगर हम बात करें तो हमारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मोर देन 60% ऑफ इंडियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। तो उस टाइम में तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर, बहुत सारे लोग फार्मर ही थे। फार्मर्स हैं तो विलेजेस में ही रहते थे। हर्डर्स भी विलेजेस में रहते हैं, हर्डर्स जिनके पास कैटल होती है। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर हु लिव्ड इन विलेजेस, बहुत सारे लोग फार्मर थे, हर्डर्स भी विलेजेस में ही रहते थे। टाउन्स एंड सिटीज, देयर वर वेरियस टाउन्स एंड सिटीज इन द मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर में बहुत सारे टाउन्स थे, बहुत सारी सिटीज थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट था कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र, उसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन। ठीक है। इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। पाटलिपुत्र वॉज लार्ज एंड ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी। पाटलिपुत्र बहुत बड़ा था, ब्यूटीफुल सिटी था। तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। अगर आपको जाना है नॉर्थ वेस्ट में जाना है तो तक्षशिला क्रॉस करके जाएंगे तो वो गेटवे की तरह काम करता था। उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उज्जैन नॉर्थ टू साउथ के लिए यूजफुल था। मतलब तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस थी। पाटलिपुत्र बड़ा था, सुंदर था, कैपिटल सिटी था मौर्यन एम्पायर की। तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का और सेंट्रल एशिया का। उज्जैन नॉर्थ टू साउथ के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता था, रूट देता था। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन मेनली लिव्ड इन दिस सिटीज। बहुत सारे मर्चेंट, बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन इन्हीं सिटीज में रहते थे। अब हम लोग देखेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एम्बेसडर था ग्रीक रूलर का। ठीक है। और वेस्ट एशिया नेम सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल कर रहे थे, उस रूल में वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास रहे, सब कुछ देखा और बुक इंडिका में लिख दिया। पाटलिपुत्र को लिखा है इन्होंने अपनी बुक में, जिसको प्रेजेंट डे में हम पटना बोलते हैं। उन्होंने लिखा है बहुत सिटी बड़ी थी, ब्यूटीफुल थी, मैसिव वॉल्स थी, 570 टावर थे, 64 गेट थे। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। द हाउसेस ऑफ 2 और 3 स्टोरीज, जो जितने भी घर थे वो 2 और 3 स्टोरीज थे, वुड और मड से बने हुए थे। किंग का जो पैलेस था वो वुड से बना हुआ था, स्टोन से डेकोरेटेड था, स्टोन कार्विंग डेकोरेटेड थी उसके ऊपर। आसपास में गार्डन्स थे, एनक्लोजर्स थे फॉर कीपिंग बर्ड्स। तो ये क्या है? 570 टावर थे, 64 गेटवेज थे, ब्यूटीफुल सिटी थी। ये सब लिखा है इंडिका में। किसने लिखा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसकी रीन में, किसके कोर्ट में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे। किसके एम्बेसडर थे? सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में क्या रिलेशन था? सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त के फादर इन लॉ थे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था हेलेन। उसकी शादी हुई थी किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। Forest. Hunters and gatherers lived in these areas. People gathered food, produced, hunted animals for food. Forest area में hunter और gatherer रहते थे। हंटिंग करना मतलब एनिमल्स को मारना, गैदर करना मतलब आसपास में जितने भी फ्रूट्स हैं उनको इकट्ठा करके अपने लाइफ मतलब अपना जीवन यापन करना। ठीक है। हंटर्स who hunt animal, gatherers who is gathering the things which is easily available in nearby area. मॉडर्न एम्पायर का एंड कैसे हुआ? बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे मॉडर्न एम्पायर की डिक्लाइन के लिए। पहली बात, अशोक डाइड इन 332 BC एंड हिज सक्सेसर वर वीक एंड इनएफिशिएंट। बच्चा अशोक तो बहुत कैपेबल थे, बट आफ्टर अशोक जितने भी सक्सेसर आए वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे। तो अशोक की डेथ के बाद मॉडर्न एम्पायर को संभालने वाला कोई अच्छा था ही नहीं। सक्सेसर वर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्फ एंड वर डिसयूनाइटेड।
जितने भी सक्सेसर थे वो आपस में ही फाइट करते रहते थे, छोटी छोटी टेरिटरीज को लेके डिसयूनाइटेड थे। अब हम लोग देखेंगे चाइना। अच्छा, ये द एम्पायर वॉज सो लार्ज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू कंट्रोल फार फ्लंज एरियाज। बच्चा बहुत दूर तक एम्पायर फैल गया था और ये अब बस में ही नहीं था उन लोगों के आने वाले सक्सेसर्स कि वो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर पाते। जो फार फ्लंज एरियाज थे उस तक ईजी कंट्रोल बचा ही नहीं था, बहुत एरिया एक्सपांड हो चुका था। इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो बच्चा जो प्रोविजनल वायसरॉयज थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बताना चालू कर देते हैं। वो ऐसा बोलना चालू कर देते हैं कि सेंटर में जो अथॉरिटी है वो इतनी कैपेबल नहीं है, हम ज़्यादा अच्छे से रूल कर पाएंगे। तो जितनी भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको अकोमोडेट करने का काम किसने किया था, अशोक ने, अब वो टूट जाएंगे। अशोक ने, बिंदुसार ने और चंद्रगुप्त मौर्य तीनों ने ट्राई करके इतना बड़ा एम्पायर बना दिया, अब बाद में ये लोग मैनेज नहीं कर पाए। अशोक की जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, अहिंसा की, उसने भी मौर्यन आर्मी को वीक और इनएक्टिव बता दिया। Ultimately, in 185 BC, Pushyamitra Sung. Ultimately, in 185 BC, Pushyamitra Sung, a general of Mauryan army, killed the last Mauryan ruler, Bihadratha, and established Sung dynasty. अब बचा Mauryan dynasty के बाद आई Sung dynasty, और Sung dynasty के जो पुष्यमित्र सुंग थे ये जनरल थे मौर्यन आर्मी में। इन्होंने देखा कि बृहद्रथ प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहे हैं, इससे अच्छा हम कर लेंगे। इन्होंने बृहद्रथ को मारा और खुद रूलर बन गए और सुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। ठीक हुई बात। सुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश करने वाले थे पुष्यमित्र, किसको मारा, बृहद्रथ को मारा, क्या एस्टेब्लिश कर दी, सुंग डायनेस्टी। कब की, 185 BC में। बच्चा चाइना आउटसाइड कॉन्टिनेंट आप लोग पढ़ेंगे, इसी टाइम में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रही थी, ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। आई एम ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. और अगर चाइना में भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, 1-2 मिनट का वीडियो चाइना पे बन जाएगा।